Dunyadari is presented by Windsor Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना एक गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। अगर आपने आज सुबह के वक्त टीवी देखा हो या सोशल मीडिया पर, खास तौर पर ट्विटर पर नज़र मारी हो, तो आपकी नज़र ठहरी होगी अमेरिका में हुए एक गोलीकांड में। कोलोराडो स्टेट, डेनवर राजधानी, उसके पास बोल्डर काउंटी में ये गोलीकांड हुआ एक सुपरमार्केट में, जिसमें एक कथित हत्यारे ने गोलियां चलाई और एक पुलिस वाले समेत 10 लोगों की कंफर्म मौत की खबर है। हर तरफ इसके बारे में बात हो रही है। अभी दुनियादारी शूट करने से कुछ मिनट पहले मैं टाइम मैगजीन का कवर देख रहा था, तो उसमें भी ये बात थी कि किस तरह से अमेरिका में एशियन लोगों पर हमले बढ़े हैं। कहीं भी कोई भी बेगुनाह मारा जाए तो उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 24 घंटे में एक देश ऐसा भी है जहां पर 137 लोग मार दिए गए और आपको उतने ढंग से पता भी नहीं चला, उतना शोर भी नहीं बरपा, तो क्या आप मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं मौत के परिमाण की तुलना कर रहा हूं? मेरा ऐसा इरादा कतई नहीं है। करुणा को पूजने वाला हूं। अमेरिका में जो विभत्स कांड हुआ उस पर बात होनी चाहिए, सब जगह हो रही है, पर मुझे लगा कि अफ्रीका के एक देश में जो हो रहा है, इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर, अपने लालच के नाम पर, सुप्रीमेसी के नाम पर, इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम पर, उस पर भी बात होनी चाहिए। ये बात नाइजर की है और नाइजर जो देश है वो नाइजर नदी के नाम पर है। आप नाइजीरिया से इसे कंफ्यूज मत करिएगा। पहले आपको नाइजर का इतिहास बताऊंगा, फिर ये जो वहाँ पर हत्याकांड हो रहे हैं जिसमें हत्यारे मोटरसाइकिलों पर आते हैं और गांव के गांव भून देते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, और फिर इसके पीछे की वजहों के बारे में एक एक करके। और इन सब के बीच जो नाइजर में पिछले दिनों चुनाव हुआ और उस चुनाव पर कोर्ट का जो एक अहम फैसला आया उसके बारे में भी बताऊंगा। और आपको बताऊंगा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो उसमें नाइजर वाला एंगल क्या था। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप दुनियादारी देख रहे हैं। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नाइजर और नाइजीरिया पड़ोसी हैं, लेकिन याद रखिए अलग अलग देश हैं। कैसे याद रखें? सिंपल सा तरीका बता देता हूं। नाइजर फ्रांस की कॉलोनी था और नाइजीरिया ब्रिटेन की कॉलोनी था। इससे फर्क आपको शायद याद रहे। नाइजर हर तरफ जमीन से घिरा है, लगभग 2.33 करोड़ की आबादी है। दुनिया का सबसे गरीब और सबसे असुरक्षित देश अगर इनकी सूची बनाई जाए तो इसमें नाइजर आएगा। मैंने आपसे कहा कि सब तरफ जमीन से घिरा है, तो आसपास देश भी होंगे। कौन से देश हैं? नाइजीरिया, चाड, बुर्किना फासो, लीबिया, बेनिन, माली और अल्जीरिया। ये नक्शे पर आपको नजर आ जाएगा। आज से 5000 साल पहले नाइजर खूब हरा भरा था, भरा पूरा जंगल था, जैव विविधता थी। लेकिन फिर जैसे मुंबई में दरिया आता है ना मकबूल में, वैसे यहाँ पर रेगिस्तान आ गया। सहारा ने नाइजर के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो आज के वक्त का नाइजर है वो 80% रेगिस्तान है। अब ये तो भूगोल की बात हो गई, अब इसके इतिहास में चलते हैं। 1890 में नाइजर पर फ्रांस का कब्जा हो गया। जी, मैं कब्जा शब्द ही इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने यहाँ से गुलामों और खनिजों की तस्करी शुरू कर दी। इस दौरान जो वहाँ का स्थानीय कबीला था तुआरेग, उसने विरोध किया, लेकिन फ्रांस की सैन्य ताकत ज़्यादा थी तो कबीला कमज़ोर साबित हुआ। फिर इन सब की सैन्य ताकत कमज़ोर साबित हुई हिटलर के सामने। हिटलर हारा, दूसरा वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ, लेकिन ये सारे जो परंपरागत पावर सेंटर्स थे ये भी कमज़ोर हुए अमेरिका को छोड़कर। इसलिए दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी कॉलोनी खत्म होने लगी। हमारा इंडिया भी उनमें से एक था। जब ये स्वरूप बदलने लगा तो अफ्रीका में भी चलन पहुंचा और 1960 में जो एक बड़ा इलाका था फ्रांस की कॉलोनी वेस्ट अफ्रीका में, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, उसका विघटन हुआ और इसी के तहत नाइजर को भी आज़ादी मिल गई। जब नाइजर को आज़ादी मिली तो वहाँ पर देश के पहले राष्ट्रपति बने हमानी डियोरी, लेकिन उन्होंने एक कांड कर दिया, बदमाशी की, एक दलीय व्यवस्था रखी, विपक्ष की गुंजाइश नहीं रखी। और आप तो जानते ही हैं विपक्ष का होना कितना ज़रूरी है ताकि जो पक्ष में है उनके ऊपर निगहबानी बनी रहे। तो डियोरी ने
इस निगहबानी की गुंजाइश खत्म की। फिर 1968 का साल आया, देश में अकाल पड़ा तो जनता भूख से मरने लगी। और तभी जनता को पता चला, पत्रकारों के जरिए जो तब काम कर रहे थे वहां पर, कि डियोरी के मंत्रियों के घरों पर अनाज की बोरियां रखी हैं। जनता भड़क गई और जनता के गुस्से का गलत फायदा उठाया। किसने? मिलिट्री जनरल सेनी काउंशे ने। उसने डियोरी को कुर्सी से हटा दिया और खुद जनरल सेनी कुर्सी पर बैठ गया। ये नाइजर में मिलिट्री शासन की शुरुआत थी। और कोई कैसे भी बेहुदा तर्क दे, हमेशा याद रखिए, सेना का काम देश पर शासन करना नहीं है। खाकी का काम सरहदों की और भीतर की हिफाजत करना है। तो यहाँ पर भी जब सेना आई तो बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि अब जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं था। तो समय के साथ साथ आम लोग हाशिए पर जाते रहे, उनके हितों की बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन अब नाइजर में लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी है, पर वहाँ की बदनसीबी अब भी खत्म नहीं हुई। आपने देखा, मैंने कहानी में जंप मार दिया, और जंप मारने के बाद वर्तमान पर जब आऊँ उसके पहले आपको बता दूँ, ये वही देश है जिसको ये कहा गया था कि इन्होंने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को यूरेनियम बेचा। आपने याद किया हो, अगर जॉर्ज बुश के दौर में चुनाव जीतने के लिए अमेरिका वाले ऐसा करते हैं, दूसरे देशों पर हमला कर देते हैं, कभी अफगानिस्तान पर, कभी इराक पर। तो उनको इराक पर हमला करना था। कई लोग कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती का हमला था, कोई सबूत तो मिला नहीं कि सद्दाम परमाणु हथियार विकसित कर रहा था, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तब बात हुई थी और कहा गया था कि सद्दाम नाइजर से यूरेनियम ले रहे हैं। अब हम वर्तमान पर आ जाते हैं। खूब इतिहास भूगोल बता दिया। एक नरसंहार हुआ सोमवार 22 मार्च की सुबह। क्या नरसंहार हुआ? हमलावर मोटरसाइकिल पर आए, बंदूकों को उन्होंने गांव में घुसते ही अपना लोड किया, गोलियां चलानी चालू कर दी और जो भी चीज मूव करती दिखी उसे गोली मार दी गई। 3 घंटे तक ये चला और इसमें 137 लोग मारे गए। एक बार फिर से बता दूं, परिमाण, नंबर, 137 लोग मारे गए। नाइजर की सरकार ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। नाइजर का ये जो हत्याकांड है, इसके पीछे की तात्कालिक वजह क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि अभी वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दिन पहले फैसला दिया था, शायद उसके रिएक्शन में ये हुआ हो। क्या फैसला आया था कोर्ट में? कोर्ट में एक नेताजी हैं मोहम्मद बजूम, उनकी जीत को वैध यानी कि लीगल ठहराया गया। फरवरी 2021 में यानी पिछले महीने नाइजर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें मोहम्मद बजूम की पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। विपक्ष ने कहा नतीजा गड़बड़ है। इसके बाद विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू किए। नाइजर की राजधानी है नायामी, वहां पर प्रदर्शन हिंसक हुए, 2 लोगों की मौत भी हो गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। धांधली के आरोपों की जांच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजूम ने अवैध तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया है, आरोप गलत है। यानी अब बजूम के राष्ट्रपति बनने पर लगभग मुहर लग गई है। 2 अप्रैल को वो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। उनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जानना यह जरूरी है कि यह पहला शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक वाया इलेक्शन सत्ता हस्तांतरण है। मोहम्मद इसफू थे इनसे पहले राष्ट्रपति। उनके 2 कार्यकाल पूरे हुए। संविधान में व्यवस्था है कि एक आदमी लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। और जैसा मैंने पहले कहा, इसफू का कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर चुनाव हुए, कोर्ट कचहरी पर बात पहुंची, लेकिन अब लग रहा है कि 2 अप्रैल को सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मोहम्मद बजूम का इसफू से रिश्ता क्या है? ये उनकी सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री थे, गृह मंत्री जैसा समझिए। उन्होंने नाइजर की समस्या को करीब से देखा है। इसको उनके गुरु माने जाते हैं। तो अब इनसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो आतंकवाद और देश की सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता पर रखेंगे। मीडिया रफ्तें कह रही हैं कि बजूम की जीत उम्मीद का नतीजा है, लेकिन राह आसान नहीं है बजूम के लिए, क्योंकि 22 मार्च को जो हुआ वो नाइजर की इकलौती घटना नहीं है। पिछले काफी समय से लगातार इस तरह की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कुछ आपको उदाहरण देता हूं हाल की बड़ी घटनाओं के। मैंने आपको 22 मार्च का वाकया बताया, एक हफ्ता पहले चलते हैं। 16 मार्च 2021 माली बॉर्डर के पास टिलाबेरी प्रांत है। लोग पास के बाजार से खरीदारी कर गांव वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ियों को रोका गया, अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इसमें 58 बेकसूर लोग मारे गए, जिसमें 6 बच्चे भी थे। अब 1 महीना और पीछे चलते हैं, 21 फरवरी की बात करते हैं। नाइजर में दक्षिण पश्चिम इलाके में एक डारगोल गांव है। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही थी। मैंने अभी आपको कहा कि फरवरी में चुनाव हुए थे। इलेक्शन कमीशन की एक गाड़ी बैलेट बॉक्स और पोलिंग अधिकारियों को पहुंचाने जा रही थी। गाड़ी अचानक से लैंडमाइन पर चढ़ गई, धमाका हुआ, 7 लोग मर गए। इसके 1 महीने पहले चलते हैं, 2 जनवरी।
टिलाबेरी प्रांत, जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इसके 2 गांवों को निशाना बनाया गया और इस बार हमलावर 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर आए। अंधाधुंध गोलीबारी, हमले में लगभग 100 लोग मारे गए। मीडिया रप्टों का कहना है कि हमलावर अपने 2 साथियों की हत्या का बदला लेने आए थे। दरअसल हमलावरों का ये जो गुट है ये गांव में उगाही करता था। लोग परेशान थे। ऐसे में 15 दिसंबर 2020 को गांव वालों ने मिलकर 2 बदमाशों की पीटकर हत्या कर दी और उसके बदले में ये नरसंहार हुआ। पिछले बरस की बात करें और तो 9 अगस्त 2020 राजधानी नायामी के पास एक जिराफ का रिजर्व पार्क है। फ्रांस के 6 एड वर्कर यहाँ घूमने आए, सहायता का काम करते थे। एक स्थानीय गाइड भी था, ड्राइवर भी था। क्या हुआ उनके साथ? हमलावरों ने उन्हें पार्क के अंदर घेर कर मार डाला, फिर उनकी गाड़ी में आग लगा दी। और बाद में इसकी जिम्मेदारी किसने ली? अब इन सब हत्याओं का आपको सिरा मिलने वाला है। इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा नाम के आतंकवादी संगठन ने। इसके पहले की भी कई घटनाएं हैं। अमेरिका का भी एंगल है। अमेरिकी सैनिकों का एक दस्ता था, वो टोंगा टोंगा कस्बे से बाहर निकल रहा था। साथ में नाइजर के सैनिक भी थे। स्थानीय लोगों से मेल मुलाकात करने के लिए आए थे। ये जैसे ही कस्बे से बाहर निकले मीटिंग के बाद तो 50 से ज्यादा हमलावरों ने इन पर बंदूकों और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। कई घंटों तक मुठभेड़ चली, जिसमें 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और एक सैनिक की लाश तो 2 दिन तक नहीं मिली। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं हालिया बड़ी घटनाओं के, और आप देखिए ये पिछले 6 महीने के भीतर सब चीजें हुई हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं की बात बताई गई है। तो इस अस्थिरता की, इस हिंसा की वजह क्या है? पहली वजह है नाइजर की लोकेशन। ये साहिल क्षेत्र का हिस्सा है। सहारा मरुस्थल यानी रेगिस्तान और सवाना ग्रासलैंड के बीच का इलाका। इसमें सूडान, चाड, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, माली, सेनेगल, मॉरिटेनिया जैसे देश आते हैं। सब के सब देश गरीबी, भुखमरी और पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। अधिकतर आबादी विदेशी सहायता पर निर्भर है। नाइजर भी अछूता नहीं है। 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और मैंने जैसा पहले कहा दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक। और इसकी इस हालत की वजह क्या है? गरीबी की वजह सबसे बड़ी वजह है इस्लामिक आतंकवाद। नाइजर के पड़ोस में इस्लामिक आतंकवाद की समस्या लगातार बढ़ी। पड़ोस में क्या है? नाइजीरिया। और नाइजीरिया में क्या है? बोको हरम। इसकी क्रूरता के किस्से आप लगातार सुनते रहते हैं। नाइजीरिया हालांकि दावा करता है कि हमने बोको हरम को काबू कर लिया, लेकिन ये सत्य नहीं है। बोको हरम अब नाइजीरिया की सीमा से बाहर निकलकर हमला करने लगा है। इसके अलावा अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों की शाखाएं भी यहाँ पर मजबूत हुई हैं। इराक, सीरिया और लीबिया में जो आतंकवादी गुट हार गए, वो भी अब अफ्रीका में भाग कर आ रहे हैं सुरक्षित पनाहगाह के लिए। ये स्थिति हो गई। पश्चिमी देशों की सेनाएं पिछले 1 दशक से इन्हें हराने की कोशिश में लगी हैं। अमेरिका साल 2000 से नाइजर की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और कनाडा की आर्मी भी जो साहिल इलाका है यहाँ पर टेररिज्म से निपटने में लगी है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला। तीसरी वजह क्या है? जो सरकारें हैं वो कमजोर हैं और पता भी नहीं कि कब तक रहेंगी। नाइजर को अगस्त 1960 में मैंने आपको बताया फ्रांस से आज़ादी मिली थी, लेकिन पहली बार इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए 1993 में। इस बीच कितनी दफा तख्ता पलट हुए। मिलिट्री शासन का लंबा इतिहास। जैसे ही चुनी हुई सरकार कमजोर पड़ती, जनरल कुर्सी खींच लेते अपने बगल के पाकिस्तान की तरह। सेना और सरकार के बीच तालमेल की कमी तो थी ही। अभी जो राष्ट्रपति थे मौजूदा मोहम्मद इसुफू, ये मिलिट्री हुंटा को हटाकर ही सत्ता में आए थे। 2015 में इनके तख्ता पलट की फिर तैयारी हो रही थी। कुछ आर्मी जनरलों ने सोचा इनकी हत्या करें, निपटा दें और गद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन इसुफू चौकन्ने थे, तो उन्हें पहले ही पता चल गया। उन्होंने जो साजिश रच रहे थे जनरल, उनको जेल भिजवाया और कुर्सी बचा ली। मोहम्मद बजूम जो इसफू के उत्तराधिकारी हैं, ये राइट हैंड मैन माने जाते थे इसफू के, इन्हें भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखने की बात है कि गुरु से उन्होंने कितना सीखा है और कितना अमल पर लाएंगे। फिलहाल नाइजर के लोगों के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति और दूसरा, सुरक्षा। ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है इलेक्शन में, ये भी देखिए। हम जैसे अभी लल्लन टॉप की टीमें हैं, चुनावी यात्रा पर गई हुई हैं, तो वो हमारे लिए सिर्फ ये जानने का तरीका नहीं होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। डेमोक्रेसी किसके लिए कैसी है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, उन्हें प्रॉमिस क्या किया जा रहा है, इन सब को जानने की एक लालसा रहती है। नाइजर का उदाहरण देता हूं। 6 फरवरी को यहां पर एक चुनावी रैली हुई। सबसे हिंसाग्रस्त इलाका है टिलाबेरी, जिसका 2 बार जिक्र आया। वहां पर यह रैली हुई। विपक्ष के उम्मीदवार थे मोहम्मद उस्मानी। उन्होंने सवाल पूछा,
हम अपने जानवरों को कैसे चराएं, मछलियां कैसे पकड़ें, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, बिजनेस कैसे करें, डॉक्टर के पास कैसे जाएं, अगर हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जाहिर सी बात है, सवाल सत्ता पक्ष से था। इसका जवाब 2 दिन बाद एक दूसरी चुनावी रैली में मिला, एक वादे की शक्ल में, जब सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बजूम ने कहा, नाइजर को सुरक्षित बनाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। बजूम का ये वादा बहुत हद तक विदेशी मदद की आस पर टिका है। वो विदेशी सेनाओं के भरोसे नाइजर की सेना को प्रोफेशनल और लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वफादार बनाना चाहते हैं और इस्लामिक आतंकवाद से भी जूझना चाहते हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि जब तक बाहरी मदद में स्वार्थ का पुट रहेगा, बिजनेस इंटरेस्ट रहेंगे, जियोपॉलिटिक्स में खुद को मजबूत करने की चाह रहेगी, तब तक नाइजर जैसे देशों में सुधार नहीं होने वाला है। लेकिन हम भारत में रहकर यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सारे देश जो अपने अपने हिस्से की लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में सफल हों। और लोकतंत्र कैसे सफल होता है? लगातार सवाल पूछने से, ताकि सत्ता जवाबदेही बनाए रखे, मदांध ना हो जाए। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।